छात्राओं, आज मैं आप लोगों को रसायन शास्त्र पाठ 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। जिसका टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। अब आप सभी छात्र छात्राओं बड़े ध्यान से इन सारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आप लोग को पर्यावरण संबंधित है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करता हूं कि आप एकाग्रचित होकर पठन पाठन के इस कार्य को बड़े ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। आइए, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। प्राकृतिक को अंग्रेजी में हम लोग नेचर कहते हैं, संसाधन को रिसोर्स कहते हैं और प्रबंधन को मैनेजमेंट कहते हैं। तो टोटल यहाँ पर चैप्टर का नाम हमारा हो गया प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। अब हम आप सब लोगों को इसका विश्लेषण करके बता रहे हैं। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति का अर्थ होता है गॉड ने जिस चीज की रचना की है उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं, जो हमारे मन अधीन और बस में नहीं होता है। संसाधन, संसाधन की परिभाषा यहां पर हम इस प्रकार आप सभी छात्र छात्राओं को देना चाहेंगे कि संसाधन प्रकृति के द्वारा बनाया गया प्रकृति में पड़े हुए प्राकृतिक पदार्थ है, जिसे मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से तराश कर एक वस्तु का रूप देता है और उस वस्तु को वह अपने दैनिक जीवन में लाता है, जिसे हम लोग संसाधन कहते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यह एक मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम लोग लाकर पेटी में बंद करके रख देते हैं तो यह कभी भी संसाधन नहीं बन सकता है। यह संसाधन तब बनेगा जब हम इसका यूटिलाइज करेंगे, यानी कि इसका उपयोग करेंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रबंध। प्रबंध का अर्थ होता है उपाय। तो प्रकृति ने जो हम लोग को संसाधन दिया है, उस संसाधन का हम लोग प्रबंध किस प्रकार से करेंगे, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे ऊर्जा है। तो आप सब लोग जान लीजिए कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद टॉपिक है हम लोग का पेट्रोल। यहाँ पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि पेट्रोल, पेट्राजोर, जब हम लोग पेट्रोल का संधि विच्छेद करते हैं तो यह आता है पेट्राजोर ओलियम। तो पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो ऐसा तेल जो चट्टानों के द्वारा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि पेट्रोल किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलिया का अर्थ होता है तेल। तो जो तेल चट्टान से प्राप्त होता है उसी को हम लोग पेट्रोल कहते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब तीसरा टॉपिक हम लोग का आता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा के दो प्रकार है यहाँ पर, गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा। अब मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं कि गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो आदि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चला जाएगा, जिसकी समाप्ति का कोई छोर नहीं है। यह ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा हम लोग को जो आएंगे वह सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के में आएंगे, क्योंकि ये सारे ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आता है परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो आदि काल से तो चलता आ रहा है, परंतु
एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ये सारे ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा है जो आदि काल से चला आ रहा है, लेकिन एक दिन यह ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऊर्जा को समाप्ति ऊर्जा भी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए इस ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? अब इस टॉपिक को आप सब लोग देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपरी परत पर जितने भी तत्व थे, पृथ्वी की पलटीकरण के कारण वह पृथ्वी के गर्भ में समा गए और लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर रहने के कारण, आंतरिक गर्मी के कारण वे जो है एक चट्टान का रूप ले लिए और उसी चट्टान को जब हम लोग खोद कर जमीन से बाहर निकालते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक लिक्विड भी हो सकते हैं और एक ठोस भी हो सकते हैं। लिक्विड में आपको पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल आ सकता है और ठोस में कोयला और अन्य पदार्थ भी आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग के सामने आता है कि प्रकृति तभी स्वच्छ और पवित्र हो सकती है जब पेड़, पौधे, नदियां, समुद्र सभी स्वच्छ रहे। लेकिन मानव हम लोग अपनी स्वार्थ बस, अपनी इच्छाओं की पूर्ति बस प्रकृति से इतना छेड़छाड़ किए कि नदी, समुद्र सारे चीज को हम लोगों ने अपवित्र कर दिया। तो इस पवित्रता को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, जिस योजना को हम लोग कहते हैं गंगा कार्यन्वित योजना। गंगा कार्यन्वित योजना यह 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और इस पे लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च आए थे। इसके द्वारा भारत का जो पवित्र नदी है गंगा, जो धार्मिक दृष्टि से भी उत्तम मानी जाती है, अतः इस नदी को प्रदूषित होने से स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 1986 में एक कार्यन्वित योजना चलाई, जिसे गंगा कार्यन्वित योजना हम लोग कहते हैं। और इस पर सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये सारी बातें जो आपने देखा हुआ, ये सारी बातें आप लोग को बताता है कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण संरक्षण न हो, पर्यावरण को सुरक्षित हम लोग न रखें, तो फिर आने वाले समय में इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। न हम बचेंगे, न आप बचेगा, न यह सुंदर जन्नत भरी पृथ्वी बचेगी। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यह पर्यावरण चैप्टर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से एक वचन भी ले रहा हूँ कि आप सब लोग मुझे वचन दीजिए कि आप सब लोग अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और हमारी इस वीरान होती हुई धरती को पुनः हरा भरा बनाकर प्रकृति को फिर से सुंदर बनाएंगे और पूरे मानव जीवन ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को स्वच्छ बनाने का वचन दीजिए। क्या आप लोग देते हैं? अब इससे आगे अगले कक्षा में पढ़ाऊंगा मैं। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि बड़ी एकाग्रचित होकर आप इन सभी टॉपिकों को देखेंगे। धन्यवाद।